नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, जो किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड हो, या फिर एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम हो, उसको टैकल करने के लिए ये जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसको आप आसानी से पा सकें या फिर उसको आसानी से आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, WHO रिकमेंड्स न्यू नेम फॉर मंकी पॉक्स डिसीज़। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी के लिए नए नाम की सिफारिश की है। तो जो WHO ने मंकी पॉक्स डिसीज़ के लिए जो नया नाम रखा है वो क्या रखा है? वो रखा है, एक सेकंड, वो रखा है एम पॉक्स। एम पॉक्स, मंकी पॉक्स से बदल कर क्या कर दिया है उसका नाम? एम पॉक्स। ठीक। ये जो मंकी पॉक्स का नाम जो एम पॉक्स कर दिया गया है वो किस लिए कर दिया गया है? जैसे कि आप सभी को पता है, ये सबसे पहली बार जब मंकी पॉक्स जो बीमारी है, सबसे पहले बता दें हम आपको, ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाई जाती है। और सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, कहाँ पर? एक तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सेंट्रल और सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्टर्न अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी? मंकी पॉक्स बीमारी। ठीक। और ये एक आ, ये जो मंकी पॉक्स से बदलकर एम पॉक्स जो नाम रख दिया गया था, ये इसलिए रख दिया गया था क्योंकि जानवरों की जो नस्ल है उस पर ये गलत टिप्पणी करते थे लोग। इस वजह से इसका नाम जो था वो मंकी पॉक्स से बदलकर एम पॉक्स रख दिया गया है, ताकि कोई किसी तरीके का जानवरों से भेदभाव ना किया जाए। इस बेस पर डब्ल्यू एच ओ ने ये मंकी पॉक्स बीमारी का नाम एम पॉक्स रख दिया है। ठीक। और ये एक जो है, ये एक तरीके की जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ की बात करें तो जूनोटिक डिसीज़ होती है वो जो जानवरों से इंसानों में होती है। किससे होती है? जूनोटिक डिसीज़ की बात करें तो जूनोटिक डिसीज़ जो होती है वो जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारी को जूनोटिक डिसीज़ कहा जाता है। ठीक। और ये इसके जो लक्षण हैं, जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स की बीमारी हो जाती है उसके लक्षण किस तरह के होते हैं? जैसे इंडिया में एक बीमारी चलती है चेचक के नाम से, इसी उसी तरीके के जो इन्फेक्शंस या फिर कुछ लक्षण जो चेचक में दिखाई देते थे, चेचक की बीमारी में दिखाई देते थे, वो ही मंकी पॉक्स की बीमारी में देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक उसी से मिलते जुलते हैं। और सबसे पहली बार ये जो मंकी पॉक्स का मामला कहाँ पर देखा गया था? पहली बार की बात करें तो मंकी पॉक्स का जो पहली बार इसे कहाँ देखा गया था? 1958 में। 1958 में डेनिस प्रयोगशाला में डेनिस प्रयोगशाला में डेनिस प्रयोगशाला में इसे किस में देखा गया था? बंदरों में देखा गया था। बंदरों में इसकी पहचान की गई थी। ठीक। बंदरों में इसकी पहचान की गई थी। ठीक। सबसे पहले तो यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन इस मंकी पॉक्स की बीमारी से रिलेटेड। मंकी पॉक्स की अगर बात करें, कुछ मंकी पॉक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मंकी पॉक्स का जो सबसे पहले मामला दर्ज किया था वो कौन सी कंट्री ने किया था? मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला मामला दर्ज करने वाला जो देश था वो कौन सा था? सबसे पहले मामला वो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। और इसके लिए जो मंकी पॉक्स से पीड़ित जो व्यक्ति था या फिर कोई भी व्यक्ति था, तो उसके लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन किस देश ने किया था? 21 दिनों का क्वारंटाइन मंकी पॉक्स से रिलेटेड, 21 दिनों का क्वारंटाइन 21 दिनों का क्वारंटाइन करने वाला जो देश था वो था बेल्जियम। कौन सी कंट्री थी? बेल्जियम कंट्री ने मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन घोषित किया था। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बात की गई है WHO की, WHO से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। WHO की बात करें
तो डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में ये पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक, ठीक। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एक सेकेंड, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, इन कोवैक वर्ल्ड्स फर्स्ट नेजल कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज़। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो इन कोवैक भारत बायोटेक द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति इसको दे दी गई है। इन कोवैक की बात कर लेते हैं पहले। इन कोवैक है, ये है क्या? इन कोवैक जो एक सेकेंड, ये जो इनकोवैक एक कोविड-19 की वैक्सीन है। इनकोवैक जो है ये एक कोविड-19 की वैक्सीन है। और ये एक दुनिया की ऐसी पहली पहली वैक्सीन है, दुनिया की ऐसी पहली कोविड वैक्सीन है, दुनिया की एक सेकेंड, ये पेन जो है वो नहीं चल पा रहा। दुनिया की पहली ऐसी कोविड वैक्सीन है जिसको नाक के द्वारा दिया जाएगा। नाक के द्वारा जो दी जाने वाली पहली दुनिया की कोविड वैक्सीन है, जिसको मंजूरी दे दी गई है। और इसका जो निर्माता है, इसके निर्माता की बात करें, तो इसके निर्माता है भारत बायोटेक कंपनी। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका अंग्रेजी में नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसे इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कहा गया है। और ये जो वैक्सीन है वो किसे दी जाएगी? 18+ की एज वाले लोगों के लिए ये जो वैक्सीन है ये उनको दी जाने वाली है। और ये दी कब जाएगी? जब इमरजेंसी होगी, मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल कोविड-19 का पेशेंट होगा, उसको ये वैक्सीन दी जाने वाली है। और नाक से दी जाएगी, मतलब ये जो वैक्सीन है नाक से दी जाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है, ठीक। और इसको जो अप्रूवल मिला है वो किस से मिला है? अप्रूवल की बात करें तो इसके अप्रूवल की बात करें, एक सेकेंड, ये इसके अप्रूवल की बात करें तो CDSCO के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है। CDSCO की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है। जब यहाँ पर कोविड की बात हुई है तो कोविड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एक सेकेंड, जान लेते हैं। कोविड को हिंदी में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस, ठीक, कोरोना वायरस इसे हिंदी में कहा जाता है। कोरोना वायरस की जो सबसे पहली पहचान की गई थी चीन में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? चीन का एक शहर था, चीन का वुहान शहर। और कब की गई थी? 2019 में इसका चीन ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी इस वायरस की 31 दिसंबर 2019 को। कब दी गई थी? 31 दिसंबर 2019 में 31 दिसंबर 2019 को इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चीन ने दी थी। जब, और ये चीन के वुहान शहर से 2019 में सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी। और पहला केस 31 दिसंबर 2019 को चीन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, किसका? कोविड-19 का, ठीक।
और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो पहला केस देखने को मिला था वो कहाँ पर देखने को मिला था, वो किस स्टेट में देखने को मिला था, वो मिला था केरल में। फर्स्ट केस इन इंडिया वो कहाँ पर देखने को मिला था, फर्स्ट केस इन इंडिया वो देखने को मिला था केरल में। ठीक, एक सेकेंड, केरल में ये केस देखने को मिला था। और कोविड कोविड की वजह से जो फर्स्ट डेथ हुई थी इंडिया में, फर्स्ट डेथ इन इंडिया वो कहाँ पर देखने को मिली थी, वो मिली थी कर्नाटका में। कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक। और जो पहली वैक्सीन लगाई गई थी इंडिया में, वो किस व्यक्ति को लगाई थी, वो मनीष एक सेकेंड, फर्स्ट वैक्सीन जो लगाई गई थी वो मनीष कुमार नाम के एक व्यक्ति थे उसको लगाई गई थी, मनीष कुमार नाम के एक व्यक्ति थे उनको लगाई गई थी। और ये कहाँ पर लगाई गई थी, एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में, एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में। ठीक। जो कोविड-19 से जुड़ी कुछ वैक्सीन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोविशील्ड की बात करें तो जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजेनस कोविड वैक्सीन थी, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजेनस इंडिजिनस कोविड वैक्सीन जो थी वो कौन सी थी, वो थी कोवैक्सीन। कोविड वैक्सीन जो थी वो थी कोवैक्सीन। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाई गई थी। और भारत बायोटेक के बाद फिर उसके बाद एक वैक्सीन थी कोविशील्ड। कोविशील्ड की बात करें हम तो कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई थी, कोविशील्ड कोवी कोविशील्ड की बात करें तो ये कोविशील्ड जो थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है, पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, पुणे में है ये। ठीक। और बात कर लेते हैं जानवरों के लिए जो कोविड वैक्सीन थी उसका नाम क्या था, जानवरों के लिए जो कोविड वैक्सीन थी उसका नाम था एनोकोवैक्स। क्या था, एनोकोवैक्स। और बच्चों के लिए जो कोविड वैक्सीन थी उसका नाम था कोर्बीवैक्स, कोर्बीवैक्स। ठीक। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बस्ट ऑफ महात्मा गांधी टू बी अनवील्ड एट यूएन हेडक्वार्टर्स नेक्स्ट मंथ। हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में है, अगले महीने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। अगले महीने मतलब दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने में दिसंबर महीने में क्या होगा, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो यूएनए के मुख्यालय में, यूएनए के यूएन के हेडक्वार्टर में उसका अनावरण होने वाला है गांधी जी की प्रतिमा का। ठीक। कौन से महीने में, दिसंबर में होने वाला है ये। और दिसंबर महीने में ही, दिसंबर महीने में क्या होगा, दिसंबर महीने की जो अध्यक्षता करने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, किसकी अध्यक्षता करने वाला है, भारत, यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा भारत, यूएनएससी यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा भारत। कब, दिसंबर महीने में। ठीक। और इसी का हेड होने वाला है भारत। ठीक। तो इसी वजह से इसी के उपलक्ष्य में जो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है पहली बार यूएन के हेडक्वार्टर में, कहाँ पर, यूएन के हेडक्वार्टर में पहली बार गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। वो कब होगा, क्योंकि दिसंबर में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो भारत करने वाला है। इसी वजह से गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण यूएन के हेडक्वार्टर में होने जा रहा है। ठीक। यूएन में जो भारत की यूएन में जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम क्या है, एक सेकेंड, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि की बात करें, स्थायी प्रतिनिधि उनका नाम है, स्थायी प्रतिनिधि उनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है, रुचिरा कंबोज। ठीक। ये यूएन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक। और एक सेकेंड, इसके आगे बात कर लेते हैं यूएन की, यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यूएन की बात करें तो यूएन की जो फुल फॉर्म है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, एक सेकेंड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक। और इसके हेड की बात करें, जो फिलहाल में जो इसके हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गटरस। GUTERRES, ठीक। उनका नाम है, हेड का नाम क्या है? एंटोनियो गटरस। और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब इसके अंदर जो देश है शामिल हैं, वो कितने हैं? 193 अब तक इसमें देश शामिल इसके मेंबर हैं। कितने हैं? 193 यूएन में मेंबर हैं, ठीक। और यूएन के कुछ 6 प्रमुख अंग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में भी जान लेते हैं। यूएन के 6 अंग हैं। यूएन के 6 अंग हैं। आ, पहला है पहला है क्या? UNSC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और 6 अंगों में से एक है। दूसरा है आ, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में एक जगह है द हैग के नाम से, वहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का, ठीक। उसके बाद है जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में महासभा कहा जाता है। जनरल असेंबली जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? महासभा, ठीक। ये 3 हो गई। कौन कौन सी? एक तो होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक हो गया इंटरनेशनल कोर्ट, और तीसरी होगी ये जनरल असेंबली जो हमने अभी बताई है। और इसके बाद जो चौथे नंबर का है वो है सेक्रेटरियाट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सचिवालय कहा जाता है, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर की बात करें तो हम 5वें नंबर पर आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हिंदी में आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है। एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक, जिसे आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है। और इसके छठे अंग की बात करें तो छठा अंग है इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या है? छठे अंग की बात करें तो छठा अंग है इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल। TRUSTEESHIP ठीक। इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसके हिंदी में कहा जाता है न्याय सत्ता परिषद, ठीक। क्या कहा जाता है? इसे लिख देते हैं हम, न्याय सत्ता परिषद, ठीक। इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक। बात कर लेते हैं यूएनएससी की। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। और इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। 1945 में ही की गई थी, न्यूयॉर्क में ही है। और इसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई थी? मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र के देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना काम है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो उसके अंदर कंट्रीज आती हैं, 193 कंट्रीज के बीच में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका काम है। किसका? यूनाइटेड नेशन का, ठीक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें हम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसमें क्या है? 15 सदस्य हैं। और जिसमें 5 तो हैं स्थायी, 5 हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। अभी फ़िलहाल में इंडिया जो है अस्थायी की पोस्ट पर है, मतलब एक अस्थायी मेंबर है, सदस्य है। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इसमें आता है। और जो 5 कंट्रीज़ हैं, क्या है? जो 5 कंट्रीज़ की बात अगर हम करें, जो स्थायी मेंबर हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें कौन कौन है? एक है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रसिया, और चौथा है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा है यूएसए, ठीक है। ये इसके 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं। तो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। और कुछ बात कर लेते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ सुर्खियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, वो है मरियम बेविस्टार
America's oldest dictionary publisher has just chosen gaslighting as its word of the year. क्या है? गैसलाइटिंग वर्ड को, गैसलाइटिंग वर्ड को, एक सेकेंड, गैसलाइटिंग, गैसलाइटिंग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक। और इस गैसलाइटिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो है किसी की भावनाओं को, मनोवैज्ञानिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, एक तरीके से किसी के साथ भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना। वो किसका मीनिंग है गैसलाइटिंग वर्ड का? एक कुछ मतलब एक साइकोलॉजिकल तरीके से उसे हानि पहुंचाना, ये इस चीज़ का मतलब है, ठीक। बात कर लेते हैं कुछ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो चुना है वैक्स को। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चूजन बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो है, वो क्या है? एंजाइटी, ठीक। एंजाइटी जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, और वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वैक्स को, ठीक। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को, ठीक। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, वो है मोना लोआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स, ठीक। हुआ ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर पड़ता है? एक सेकेंड, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा इस पर डिस्कशन करने के लिए। मोना लोआ जो ज्वालामुखी है, मोना लोआ जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर पड़ता है? यूएस में एक हवाई नाम की जगह है, वहाँ पर 5 ज्वालामुखी है, और ये उन 5 ज्वालामुखी में से एक है। क्या है? यूएसए के हवाई में, यूएसए के हवाई नामक क्षेत्र पे ये 5 ज्वालामुखी हैं वहाँ पर, और उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है, और इसमें विस्फोट हुआ है। और ये जो विस्फोट है कब हुआ है? ये 38 सालों के बाद पहली बार हुआ है, 38 सालों में, 38 सालों में हुआ है। अब इसमें जो ज्वालामुखी है ये एक तरीके का, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। हाँ, बात कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वोल्केनो से रिलेटेड की। जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का, विश्व का, एक सेकेंड, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय, जो विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो, उसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, इक्वाडोर कंट्री में है, ठीक। और जो भारत का एकमात्र, और कुछ इन्फॉर्मेशन भारत के सक्रिय ज्वालामुखी से रिलेटेड है। भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसका नाम क्या है? इंडियाज़ ओनली, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक। बैरन आइलैंड, ये जो है ये भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? वो है बैरन आइलैंड, ठीक। मतलब बैरन ज्वालामुखी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं FSSAI अप्रूव्ड हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को, हिमालयन याक को क्या क्या है? एज ए फूड एनिमल घोषित किया है, एज ए फूड एनिमल घोषित किया है। किसको? हिमालयन याक को FSSAI के द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक। ये जो हिमालयन याक है, ये जो खाना बदोश प्रजाति होती हैं, ये उनका एक एनिमल माना जाता है। और ये क्या, ये लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर सामान वगैरह लाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते रहते हैं। खाना बदोश प्रजाति ही वो लोग होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कहीं कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर उसके बाद तीसरी जगह पर। तो ये मतलब जो है घूमते फिरते रहते हैं, इसी तरीके से उन्हें ही खाना बदोश प्रजाति कहा जाता है। तो चलिए गाइस, हमारी आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।